फर्स्ट का फर्स्ट का बॉम्बे। अच्छा आंसर तो दिए हैं शायद। सेकंड आया। हाँ देख लो। हाँ S1 S2 S3 p squares does that for each n greater than equal to 1 length of side Sn equal to length of diagonal of Sn plus 1। चलो ये कहना चाहता है बेसिकली कि Sn का जो साइड लेंथ है वो Sn प्लस 1 के डायगोनल के लेंथ के बराबर है। वो Sn प्लस 1 के डायगोनल के लेंथ के बराबर है। जैसे ये S1 है, समझ जाओ ये S1 का साइड लेंथ है, तो ये S1 का जो साइड लेंथ होगा वो S2 के डायगोनल के लेंथ के बराबर होगा। वो H2 के डायगोनल के लेंथ के बराबर होगा। आराम से सोच लो, S1 का जो साइड लेंथ है वो H2 के डायगोनल के लेंथ के बराबर होगा। मींस बेसिकली S1 के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ जो स्क्वायर बनेगा H2 वाला स्क्वायर होगा। सिमिलरली H2 का जो साइड लेंथ है, H2 का जो साइड लेंथ है वो S3 का डायगोनल वाला लेंथ होगा। तो H2 का साइड लेंथ ये S3 का तुम्हारा क्या होगा, डायगोनल। आया असल में। तो मान लो अगर इसका साइड लेंथ अगर ए होता, S1 का साइड लेंथ अगर क्या होता, ए, है ना, ये कितना होता, कितना होता, A/2। ये कितना होता, ये कितना होता, A/2 का √2। A/2 का √2 मतलब कितना, A/√2। में से अगर S1 का साइड लेंथ अगर a है तो H2 का साइड लेंथ कितना आ रहा है, A/√2। तो S3 का कितना आएगा, इसका √2 मतलब कितना, A/2। S4 का कितना आएगा, S4 का कितना आएगा, A/2√2 एंड सो ऑन। करने के अपन को देन फॉर विच वैल्यू ऑफ n द एरिया ऑफ Sn इज लेस देन 1। चलो एरिया की बात चल रही है, साइड लेंथ दे रखा है S1 का। अच्छा S1 दे रखा है 10 है, कितना है 10, कितना है 10/√2, कितना है 10/2, ये कितना है 10/2√2। इसका एरिया कितना आता, 100। इसका एरिया 100/2 50, इसका एरिया 100/4 25, इसका एरिया 100/8 या 25/2। बढ़िया जीपी चल रही अपनी, चलिए विद कॉमन रेशियो कितना 1/2। इस जीपी का यूनिट टर्म कैसे लिखूं, क्या यूनिट टर्म क्या था, a r टू द पावर कितना n-1 याद है ना। तो उसने बोला किस n की वैल्यू के लिए जो Sn होगा वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा। लेस देन क्या होगा, 1 होगा। 1/2 की पावर n-1 इज लेस देन कितना, 1/कितना 100। ये होगा, बोलो। और सोचो मिनिमम वैल्यू ऑफ n जिसके लिए ये इससे जस्ट छोटा हो, तो जरा सोचो जब यहां से 6 बनता, मान लो अगर यहाँ 6 बनता तो ये 1/2 की पावर 6 मतलब 1/64 बनता। और 1/64 1/100 से बड़ा होता है, जो 1/64 1/100 से बड़ा होता है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है। हाँ लेकिन अगर यहाँ 128 बन गया तो पक्का 1/100 से कैसा होगा, छोटा। मतलब यहाँ अपन को क्या बनाना है, 7। यहाँ क्या बनाना है, 7। मतलब n इक्वल टू क्या होगा, 8। n इक्वल टू 8 पे ये जस्ट इससे छोटा बनेगा, ठीक है ना। उसने मुझे किन n की वैल्यूज के लिए ये इससे छोटा होगा, तो 8 के लिए हो गया, तो 9 के लिए हो गया होगा, 10 के लिए भी हो गया होगा। आया नहीं आया, पक्का आया। इनका कितना आगे, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, थर्ड का कर दिया नहीं देखा ना। फोर्थ का, फोर्थ का देखो अगर स्क्वायर होगा तो पैलोग्राम और रोमबस तो हो गई होगा।
every square is a rhombus and every square and rhombus are a parallelogram. ठीक है ना? तो आगरा, चेन्नई एंड दिल्ली, आगरा, चेन्नई एंड दिल्ली आ रहे ना? क्या अगला कौन सा? 7 का आगरा, बात कम करो। अगले का 10th का पता नहीं क्या? हाँ हाँ, ABC are the points this is this such that ABC are in AP and PQ are in GP. Points are collinear. तुरंत जाओ। A, P, B, Q and C, R. पॉइंट्स हमारे कैसे कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते तो क्या कंडीशन लगाए? बोलो। सबसे बेहतर होता है स्लोप वाला तरीका। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप तुम्हारा कैसा होगा? सेम। जानते हो? तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कितना आएगा? q माइनस का p अपॉन b माइनस का a। और इसका स्लोप किसका बराबर होगा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाले r माइनस का q अपॉन कितना? c माइनस का b। और एबीसी किस में तुम्हारे? एपी में ना। एबीसी अगर एपी में है तो बी माइनस से क्या होगा? समझ जाओ। एबीसी अगर एपी में है तो बी माइनस से क्या होगा? कॉमन डिफरेंस माइनस बी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस हट जाएगा। तो क्यू को यहां भेज दो तो 2q इक्वल टू कितना? p प्लस आर। इससे क्या आ गया? पी क्यू आर तुम्हारे किस में आ गए? एपी में। बट क्वेश्चन में पी क्यू आर किस में गिवन है? मतलब पी क्यू आर एपी में भी है और पी में भी है। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब तीनों कैसे हो? इक्वल। हाँ, नंबर्स अगर एपी में भी और जीपी में भी है तभी फिजिबल है जब तीनों नंबर्स कैसे हो? बराबर। क्या क्या आगे कहाँ पहुंच गए? 12th का हो गया। 13 का शायद ट्रायंगल अच्छा बन रहा होगा। ट्रायंगल अच्छा बन रहा होगा। 8,6 हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखो 8,6 8,6 समझाओ। 8 माइनस 2 8 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 माइनस 2। देखो ट्रायंगल कौन सा बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। याद है? राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता था? राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता था? यहाँ पे 90 डिग्री बनता था वहीं पे ऑर्थो सेंटर होता था। यहाँ पर तुम्हारा क्या होता था? ऑर्थो सेंटर। सरकम सेंटर कहाँ होता था? सरकम सेंटर कहाँ होता? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर। हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे क्या होता था? सरकम सेंटर। याद है नहीं? तो सरकम सेंटर ही पूछा गया शायद से। तो सरकम सेंटर का आएगा इन दोनों का मिड पॉइंट। 8 और 2 का 10, 5 6 और माइनस 2 का 4 2 5,2। और इनको ज्वाइन करने वाला सर्कल ये होता। तो रेडियस निकालने के लिए ये डिस्टेंस निकाल लू। 5 और 8 का 3 का स्क्वायर 9, 2 और 6 का 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 का अंडर रूट 5। रेडियस कितना आएगा? 5। पक्का यहाँ क्या बन गया ना? आगे चलें।
आगे चले, अगले लिखना सेक्शन फॉर्मूला, याद है? देखो अच्छे से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, बहुत मुश्किल से पैसे आते हैं, है ना, बहुत मुश्किल से लोग फीस भरते हैं, थोड़ा सी कदर करो, है ना। आज पैसे इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि कल को पैसे वापस आए, है ना, तो उस चीज को समझो थोड़ा सा, है ना। 50, 100, 1000 रुपए कमाने में हालत खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है, वो तो, है ना। थोड़ा सा उसके बारे में सोच विचार कर लिया करो, काम के लिए आए हो, पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, ठीक है ना। दिमाग में रखो इस चीज को हमेशा, है ना। तुम कितने भी कूल बने रहो, है ना, कोई और मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम उसी चीज के लिए पढ़ लो, ठीक है ना। प्रायोरिटी है, पहले उस पर फोकस करो, हो जाए उसका जो करना करते रहो। चलो सेक्शन फॉर्मूला याद है? मान लो अगर 2 पॉइंट्स हैं, x1 कॉमा कितना y1 एंड x2 कॉमा कितना y2, अगर कोई पॉइंट P ए बी को इंटरनली अगर डिवाइड करता था m:n रेशियो में, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आते थे? तो m का मल्टीप्लायर दूर वाले के साथ होता था, याद है? कितना आएगा? m(x2) प्लस n(x1) अपॉन कितना m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन कितना m प्लस n, कितनी थी? वहीं अगर P ए बी को एक्सटर्नली अगर डिवाइड करे इन m:n रेशियो, इन m:n रेशियो, ये कितना x1 y1 और ये कितना अपना x2 y2, तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? दूर वाले के साथ। इसका दूर वाला कौन सा है? ये वाला, ये पास है, ये दूर है, कितना आएगा? m(x2) और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता? माइनस, और ऊपर n पहले है n बाद में, नीचे भी m पहले आएगा n बाद में, y में कितना आएगा? m(y2) माइनस n(y1) अपॉन कितना? m माइनस का n ना। कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे मान लो क्या होता, समझाओ, अगर a मान लो होता 3,6 एंड b मान लो होता -1,2, फाइंड p, which divides ab internally in 3:2, ठीक है। a दे रखा है, b दे रखा है, फाइंड p which divides ab internally in 3:2 रेशियो। a कितना अपना, साथ साथ में करते चलो, 3,6, b कितना अपना -1,2, बोलो तो बताओ पॉइंट P A के पास होगा कि B के पास होगा? पॉइंट P जो होगा वो A के पास होगा कि B के पास होगा? किसके पास होगा? B के पास होगा, क्योंकि देखो यहां पे पहले A यूज किया है, तो A का साथ डिस्टेंस कितना आएगा? 3, और B के साथ डिस्टेंस कितना आएगा? 2, तो P का A से डिस्टेंस कितना होगा? 3, और B से डिस्टेंस कितना होगा? 2, बोलो। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? -1 से,
3 इंटू -1 -3, इंटरनल डिविजन है तो प्लस, 2 इंटू 3 6, 3 + 2 कितना 5, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 6 12 बाय कितना 5, ये कितना आएगा 3/5 कॉमा 18/5। आया पक्का इतना, इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। और इसी में सेकंड पार्ट होता, फाइंड P which divides AB externally in 4:3 रेशियो। इस बार AB को एक्सटर्नली डिवाइड करना है इन 4:3 रेशियो। ए कितना था 3,6 और बी कितना था -1,2। बताओ इस बार P किस साइड होगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड, राइट साइड की लेफ्ट साइड, राइट साइड को होगा कि लेफ्ट साइड को होगा, राइट साइड को होगा। क्यों? क्योंकि P का A से डिस्टेंस 4 है, P का B से डिस्टेंस 3 है, A से डिस्टेंस ज्यादा है, B से डिस्टेंस कम है। और जो अगर इस साइड अगर होता तो A से डिस्टेंस पास होता, B से डिस्टेंस दूर होता, तो पक्का P किधर को होगा, इधर को। तभी तो सोचो ये लेंथ ज्यादा आएगा, ये लेंथ कम आएगा ना। ये कितना आएगा 4 और ये तुम्हारा कितना आएगा 3। कुछ आया नहीं आया? अब जब फॉर्मूला लगाओगे तो बताओ 4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, इससे कि इससे? 4 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे कि 3 से करोगे? तो सिंपली देखो, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा, बट इसके लिए तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसके लिए दूर कौन सा है। इसके लिए दूर ये वाला है, ये वाला तुम्हारा कैसा है पास। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, दूर वाले से, तो ऑटोमेटिकली इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इस वाले से। आया? तो 4 का मल्टीप्लाई -1 से -4, एक्सटर्नल डिवीजन है तो क्या आएगा माइनस। 3 का मल्टीप्लाई 3 से कितना 9, नीचे कितना आएगा 4 माइनस का कितना 3। आ रहा है नहीं आ रहा? 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 6 से 18 और नीचे कितना आएगा 4 माइनस का 3, ये कितना आएगा -13, ये कितना आएगा माइनस का 13 और ये कितना आएगा माइनस का 10। छोटी छोटी चीज सीखते चलो, है ना, नहीं तो फिर उन्हीं में दिक्कत आती बात है थोड़ा बहुत। चले बोलो, ठीक है। ये समझ में आया कि अगर 2 पॉइंट अगर दिए हो तो एक्स्ट्रा डिवीजन में कैसे डिवाइड करेंगे। मालूम था फाइंड के z 3 k 3 k is collinear with 1, 3 and 5, 6।
1,3 एंड कॉमा 6 है ना. ऑल्सो फाइंड इन व्हाट रेशियो does C divides AP. मान लो A होता है, ये B होता है और ये है ना. Find case says that this point is collinear with these 2 points and also find in what ratio does C divides the point line segment AB. ठीक है, कैसे अप्रोच करेंगे तो कभी भी अगर तुम्हें रेशियो पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया, कभी भी अगर तुमसे रेशियो पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया, तो लेट कर लिया करो, लेट इसने इसको डिवाइड किया होता इन केस टू 1 रेशियो. हमेशा मान लो कि इसने इसको केस टू 1 रेशियो में डिवाइड किया होता. ठीक है, लेट C divides AB internally in case to 1 ratio. हमेशा ये कर लिया करो. ठीक है, मान लिया करो कि इसने इसको केस टू 1 रेशियो में ध्यान देना इंटरनली डिवाइड किया होता. पहले इंटरनली मान के सॉल्व कर लो, फिर जो भी कंडीशन वो लगा दो. अगर तुम्हारा K पॉजिटिव निकल के आया, याद है, अगर K पॉजिटिव निकल के आया तो डिवीजन एक्चुअल में तुम्हारा कैसा होगा, इंटरनल. और अगर K तुम्हारा नेगेटिव निकल के आया तो डिवीजन तुम्हारा कैसा होगा, एक्सटर्नल. अभी अगर तुमसे पूछा जाए किस रेशियो में डिवाइड किया, तो केस टू 1 मान लो, जो को सॉल्व करो. अगर K पॉजिटिव निकल के आया तो इंटरनल, अगर K नेगेटिव निकल के आया तो एक्सटर्नल. तो हम भी मान लेते हैं कि C ने AB को केस टू 1 रेशियो में इंटरनली मान लो डिवाइड किया होता. मान लेते हैं A कितना है 1,3, B कितना है 6,6. बोलो. अच्छा, ये के और ये के अलग अलग है ना, L मान लेता हूं मैं, दोनों के अलग अलग है ना, किसने हो. और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 3,L. तो C के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ K मैं निकाल सकता हूं. C के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ K मैं निकाल सकता हूं ना. तो 6 इंटू K प्लस 1 इंटू 1 कितना आएगा, 6 इंटू K प्लस 1 इंटू 1 अपॉन कितना K प्लस 1 और कितना 6 इंटू K प्लस 1 इंटू 3, 6 इंटू K प्लस 1 इंटू 3 अपॉन कितना K प्लस 1. और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3, बोलो, और y कोऑर्डिनेट कितना है L. तो इस इक्वेशन से मैं K के लिए फाइंड कर सकता हूं. 6K प्लस 1 इजकल टू कितना 3K प्लस का कितना 3, तो 3K इजकल टू कितना 2, K इजकल टू कितना 2/3. बस बताओ. और जो K के लिए तुम मिली उसको यहां छाप दें तो L मिल जाएगा. बोलो कितना आएगा, 6 इंटू 2/3 प्लस का कितना 3, 2/3 प्लस का कितना 1. बोलो है ना, 12 और 9 कितना 21, और यहां से कितना आएगा 5. तो L कितना आएगा 21/5. दिक्कत आ रही क्या, ठीक है ना. तो रेशियो कितना आ गया, ठीक है ना. तो K:1, 2/3:1, 3 होगा ना, है ना. नहीं है क्या.
आगे चले। बन तो रहे ना भाई। हाँ, फाइंड इन व्हाट रेशियो डस y axis divides line segment joining 1,6 and 6, -2। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सिंपल है, तो चीजें बहुत सारी हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से सीखते रहना। ठीक, कोई चीज नहीं आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा है, फाइंड इन व्हाट रेशियो डस y axis divides this line segment। ठीक है, तो साथ साथ में करने की कोशिश किया करो ताकि तुम्हें पता चलेगा कि सोचना कैसे है। तो क्या बोला गया है, एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, जॉइनिंग कितना 1,6 एंड कितना 6, -2। ये पूछा गया है कि इस y एक्सिस ने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया। क्या करेंगे, क्या मान लेंगे, हाँ मान लेंगे कि y एक्सिस ने इस लाइन सेगमेंट को कुछ k:1 रेशियो में डिवाइड किया होता, मान लेंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा वो सोचो y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट की क्या खास बात होती है, तो उनका x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। y कोऑर्डिनेट नहीं पता तो उसको कुछ m मान लो। y एक्सिस के ऊपर पॉइंट की खास बात क्या होती है कि उसका x कोऑर्डिनेट कैसा होता है 0, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने क्या मान लिया 0, m। अब इसी पॉइंट को मैं इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं। तो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से निकालते तो कितना आता है कोऑर्डिनेट 6 इंटू के प्लस 1 इंटू 1 अपॉन कितना k+1, और इसकी वैल्यू सोचो किसके बराबर होगी 0 के, तो k की वैल्यू कितनी आएगी -1/6। k नेगेटिव क्या बता रहा है कि डिवीजन कैसा होगा एक्सटर्नल, डिवीजन कैसा है तुम्हारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिवीजन का माने क्या है, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है, मींस y एक्सिस जो है वो इस लाइन सेगमेंट को एक्चुअल में कभी काट के नहीं जा रहा होगा, कुछ बाहर से निकल रहा होगा। तो एक्चुअल में y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को कभी काटेगा नहीं, बाहर से निकल जाएगा, और जब मैं इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करूंगा तब इसको काट रहा होगा। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है वो एक्चुअल में उसको कट करके नहीं जा रहा, कुछ बाहर से निकल गया, और इस लाइन सेगमेंट को जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो जाके उसको मीट कर रहे हैं। रहा है, और किस रेशियो मीट कर रहा है 1:6 रेशियो में। तो ये लेंथ कितना होगा 1, और ये लेंथ कितना होगा तुम्हारा 6। क्या इसको हम डायरेक्टली फिगर से फील कर सकते थे कि डिवीजन एक्सटर्नली आना चाहिए था, क्या हम डायरेक्टली फिगर से फील कर सकते थे कि डिवीजन एक्सटर्नल आना चाहिए था। तो जो 1,6 कुछ यहां रहा होगा, बोलो 6, -2 कुछ यहां रहा होगा। क्या y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है, क्या y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को एक्चुअल में कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना। हाँ, लेकिन जब मैं इस लाइन सेगमेंट को पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं तब जाके ये y एक्सिस पे यहां मिला।
माना है। और एक्चुअल में कौन सा रेशियो पूछा जाता है? PA:PB, यही K:1 है। PA:PB, यही K:1 है। हमारा K:1 एक्चुअल में है क्या? ये लेंथ अपॉन ये लेंथ। P ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया? मींस एक्चुअल में K:1 और कुछ नहीं, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ है। और इन दो लेंथ का रेशियो सोचो, या तो मैं दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक बड़ा वाला। क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? बोलो, कौन सी सिमिलरिटी है? कौन सी सिमिलरिटी है? देखो तीनों एंगल सेम है ना, ये एंगल कैसा है? सेम। ये एंगल कैसा? 90। तो ट्रिपल सिमिलरिटी हो गई। तीनों एंगल तुम्हारे कैसे है? सेम। तो तीनों एंगल अगर सेम है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तुम्हारा कैसा है? सिमिलर। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो क्या होता है? उनके साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल, सेम रेशियो में होते हैं। मींस इसका परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर का रेशियो, इसके हाइपोटेनस और इसके हाइपोटेनस का रेशियो, और इसके बेस और इसके बेस का रेशियो तुम्हारा कैसा आता है? सेम। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके हाइट्स का रेशियो, उनके बेसिस का रेशियो और उनके हाइपोटेनस का रेशियो कैसा आता है? सेम। तो हमें क्या निकालना है? हमें हाइपोटेनस का रेशियो तो निकालना है। हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनस का रेशियो निकालना है। तो मैं कह रहा हूं ये वही होगा जो इनके बेसिस का रेशियो होगा। ये वही होगा जो इनके बेसिस का रेशियो होगा। और ये बेस लेंथ कितना है? तो 1,1,6 है। ये पॉइंट कितना है? 1,6। तो ये लेंथ कितना होगा? 1। 1,6 ऊपर, तो ये लेंथ तो 1 ही होगा ना। ये लेंथ कितना होगा? इससे कोऑर्डिनेट 6 को -2 है, तो ये लेंथ कितना होगा? 6। तो बेसिस का रेशियो कितना है? 1:6। तो मैंने क्या किया, ये नहीं है क्या? हमें दोनों के हाइपोटेनस का रेशियो निकालना था, हमें PA:PB चाहिए था। तो मैंने कहा ये वही होगा जो इनके बेसिस का रेशियो होगा। तो बोल दो। ठीक है, क्या? आगे चले, बोल दो। फाइंड इन व्हाट रेशियो does 3x + 2y = 1 line divides the line segment? Joining 1,3 and -5,4. And in what ratio does this line divides this line segment? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पहला, क्लिक करने का। स्टार्ट कैसे ले? स्टार्ट कैसे ले बताओ?
हल्का सा फिगर बना ले, 1,3 है, एक पॉइंट कितना है, -5,4। क्या पूछा गया है? इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटा? क्या करेंगे, क्या करेंगे, चलिए जल्दी बोलो। मान लेंगे कि इस लाइन ने इसको K/1 रेशियो में बांटा, मान लो। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें, ये कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ के। कैसे निकालें? माइनस का 5K प्लस का 1 अपॉन K प्लस 1, 4K प्लस 3 अपॉन कितना, K प्लस 1। इसमें ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब K निकालने के लिए हमें कुछ एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या होगी? ये जो पॉइंट आया वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट अगर किसी कर्व के ऊपर लाई करता है तो क्या करता है, वो उस कर्व को क्या करता है, सेटिस्फाई। मतलब ये पॉइंट को अगर मैं इस लाइन में छापूंगा तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब इस पॉइंट को इस लाइन में छाप दो, तो इस पॉइंट को इस लाइन में छाप दे। क्या है, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है अपना, माइनस का 5K प्लस का 1 अपॉन कितना, K प्लस 1, प्लस 2 इंटू वाई, 4K प्लस 3 अपॉन कितना, K प्लस का 1 इक्वल टू कितना, 1। सॉल्व कर लें। -15K प्लस 8K, -15 प्लस 8 प्लस 7K प्लस 3 प्लस 6 प्लस का 9, और K प्लस 1 इधर जाता, बोलो। तो 6K इक्वल टू कितना आएगा, -8, K इक्वल टू कितना आएगा, -4/3। तो इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को 4:3 रेशियो में डिवाइड किया एक्सटर्नली। तो कर दिया, 7 कहाँ आ गया, 7 क्या, -7 की था क्या, सॉरी, -7 के होगा, फिर तो पॉजिटिव आएगा, तो अच्छा आ गया, तो -1 आ गया, 7 आ गया, आ गया तो आगे चले, बन रहा नहीं बन रहा का, ठीक है था। अगले टाइम आ देखते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स, मान लो कोई अगर लाइन सेगमेंट है A, B, ठीक है, if P divides AB in m:n रेशियो इंटरनली, अगर P AB को डिवाइड कर रहा है इन m:n रेशियो इंटरनली, एंड Q डिवाइड कर रहा है सेम AB को m:n रेशियो मगर एक्सटर्नली, then P and Q are called harmonic
conjugate points are called harmonic conjugate points. दो पॉइंट्स है, एक P और एक Q. एक AB को MH2NH2 में इंटरनली डिवाइड करता है, दूसरा सेम AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है. रेशियो सेम होना चाहिए, बस एक इंटरनली दूसरा एक्सटर्नली. तो उन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स कहते हैं. नहीं है क्या? जैसे मैं डेफिनेशन में आई देखना, ठीक है. क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट ऑफ 3, -1 मधुर का कहाँ गया? अगला ना, find harmonic conjugate point of 3, -1. ठीक है, with respect to 1, 3 and 5, 6. पहले क्वेश्चन सुन रहा है, find harmonic conjugate point of 3, -1. चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखनी पड़ेगी. एक सेकंड रुक जाओ, इसको चेंज कर लो, चेंज कर लेना. चेंज कर लेना. कहाँ गए थे बेटा? कहाँ गए थे? कब बुलाया? मैं यहीं खड़ा हूँ तब से. आई थी क्या? हाँ, नाम लेके बुलाया था क्या? हाँ, चलो. फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट ऑफ 4, 6 विद रिस्पेक्ट टू कितना? 1, 3 एंड 5, 7. ठीक है, चलो क्या करो बताओ. बोलो. तो ए और बी तुम्हारे कौन से हैं? 1, 3 एंड कितना? 5, 7. हमें इस पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला पॉइंट निकालना है. तो ये या तो P या तो Q में से एक होगा, या तो P या तो Q में से एक होगा. अच्छा, क्या तुम डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि इस पॉइंट ने इसको, इन दोनों को इंटरनली डिवाइड किया होगा कि एक्सटर्नली? इंटरनली. कैसे? देखिए देखिए, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वो इन दोनों के बीच का है, दोनों के बीच का है. तो पक्का ये जो पॉइंट होगा उसने इसको इंटरनली ही डिवाइड किया होगा. मैंने कैसे पता किया? इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो इन दोनों के बीच का था. इवन मैं ये भी बता सकता हूं डायरेक्टली कि इस पॉइंट ने इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड किया होगा. तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4, 6 है. चलो पहले मान लेते हैं कि इसने इसको k/1 रेशियो में डिवाइड किया था. मान लेते हैं P ने इसको k/1 रेशियो में डिवाइड किया होता. तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ k निकाल सकता हूं? क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ k निकाल सकता हूं क्या? k इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन कितना? k+1. और x कोऑर्डिनेट के लिए तुम्हारी कितनी है? 4. बोलो. तो 5k + 1 इक्वल टू कितना? 4k + 4.
यहां से कितना आएगा k इक्वल टू कितना 3। इसका मतलब क्या आया, मतलब क्या आया कि इस पॉइंट P ने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया है, 3:1 रेशियो में। लेता आया, तो तुमने ये फाइंड किया कि इस पॉइंट P ने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया, तो हमें मिल गया किस रेशियो में, 3:1 रेशियो में। अब जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला पॉइंट होगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो सेम ए बी को डिवाइड करेगा 3:1 रेशियो में, लेकिन किससे, एक्सटर्नली। तो सेम ए बी को 3:1 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करना है। बताओ क्यू किस साइड आएगा, इस साइड की साइड, बी के पास कि ए के पास। तो जो P ने A को 3 और B को 1 में किया है, तो Q भी A को 3 और B को 1 में करेगा। तो Q का A से डिस्टेंस कितना आएगा 3 और B से डिस्टेंस कितना आएगा 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा। तो 3 इंटू 5 15 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1 एक्सटर्नल डिवीजन है। 3 इंटू कितना 7 21 है ना। 1 इंटू कितना 3 3 अपॉन 3 माइनस 1 कितना 14/2 7 18/2 9 हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ लग नहीं रहा कुछ भी। ना मैं ये कह रहा था कि मैं ये के की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, कैसे, हाँ बिल्कुल, इनके चेंज के रेशियो से। ना 1 से 4 जाने में चेंज कितने का आया 3 का, और 4 से 5 जाने में चेंज कितने का आया 1 का। जो इनके चेंजेस का जो रेशियो होता है वही ये होता है। 1 से 4 जाने में कितने का चेंज 3 का, 4 से 5 जाने में कितना 1 का। चेंज का रेशियो कितना है 3:1, वही के का रेशियो। मैंने क्या बोला ये, तुम चाहते तो ये सब ना करते हुए डायरेक्टली चेंज का रेशियो चेक कर लेते, तो बोल दो हाँ ना। आए तसन में आगे चलें। ठीक है, पिछली क्लास हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स लिखने सीखे थे, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना सीखा था, है ना, बोलो है ना। अभी तक सेक्शन फॉर्मूला वगैरह देख लिया, चलो ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने वाला एग्जांपल ले लिया था ना, ट्रायंगल कैसे होगा, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्यूट ऑब्ट्यूज वाला ना, रोम्बस पैरेललोग्राम वाला नहीं लिया था शायद ना। चलो देखना, फाइंड शेप bound by the points, find
shape formed by the points 3 4 6 -1, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेना, तो चेंज कर लेना, कोमा 7 वाले find shape formed by these 4 points, 4 पॉइंट्स में तुम्हें दे दिए। अब तुम्हें पता करना है कि इन चारों से मिलके क्या बनेगा, क्वाड्रेटल बनेगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैलोग्राम, कुछ तो भी बनेगा, है ना। चलो ठीक है, इन ऑर्डर, और इन चारों पॉइंट्स को इन ऑर्डर में लेना है ना। तो एक पॉइंट कितना है 1,3, एक पॉइंट कितना है 4,7, एक पॉइंट कितना 0,10, एक पॉइंट कितना -3,6। सबसे पहला ख्याल दिमाग में क्या आएगा, बिल्कुल साइड लाइन चेक कर लें, साइड लाइन से हमें बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि शेप कैसा होगा। बोलो, इसका साइड लाइन डिस्टेंस निकालना था ना, 1 और -3 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 और 3 का 9, 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5, 1 और 4 का 3, 3 और 7 का 4, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 5, 0 और 4 का डिफरेंस 4, 10 और 7 का 3, वापस से 5, -3 और 0 का डिफरेंस 3, 6 और 10 का 4, भी कितना 5। तो शेप क्या है, तो अभी बस हम इतना बता सकते हैं कि या तो ये रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा, आ रहा है इधर रोम्बस और स्क्वायर। अब इन दोनों में से भी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा होगा, रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता था, इसमें डायगोनल के लेंथ कैसे आते थे, इक्वल, बट यहां पे डायगोनल के लेंथ इक्वल नहीं आते थे, तो क्यों ना डायगोनल के लेंथ चेक कर लूं। तो डायगोनल का येलो लेंथ 1 और 0 का 1, 3 और 10 का 7, ये कितना आएगा √50। बोलो, येलो डायगोनल का लेंथ 4 और -3 का 7, 6 और 7 का 1, ये भी कितना आएगा √50। क्योंकि डायगोनल्स के लेंथ तुम्हारे कैसे हैं बराबर, तो पक्का ये तुम्हारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। आ रहा है ना। चलो, आया पक्का समझ में। फाइन, फोर्थ वर्टेक्स और पैलोग्राम 1,3, 2,5, 10, -1। If other 3 vertices are
अगला क्वेश्चन देखना, पैरेललोग्राम के हमें 3 वर्टेक्सेस दे रखे हैं, मैं चौथा वर्टेक्स फाइंड करना है। पैरेललोग्राम के हमें 3 वर्टेक्सेस गिवन है, हमें चौथा वर्टेक्स फाइंड करना है। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए भैया, they may not be in the same order, they इसका मतलब समझ में, इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब कि चारों का ऑर्डर जरूरी नहीं कि तुम यही लो, तो कुछ और ऑर्डर ले लेते, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा जरूरी नहीं कि ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, हो सकता है ये ए हो, ये बी हो, फिर ये सी और ये डी हो, तो ये बस है ना। तो पहले एक निकालने की कोशिश करते हैं, एक तो निकालने पहले। ये कितना है 1,3, ये कितना है 2,5, कितना 10,-1। ये मान लो नहीं पता तो इसको मान लेता हूं a,b, तो मुझे a,b फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? a,b। बताओ क्या क्या कंडीशन लगाओ। हाँ बिल्कुल, एक कंडीशन ये लगा सकते हो कि ये लेंथ निकाल लो, और ये लेंथ तो पता ही है तुम्हें, इन दोनों लेंथ को क्या कर दो इक्वेट, लेंथ निकाल सकते हैं ना। समझ जाओ मेथड 1 क्या होता, ये लेंथ निकाल ले, ये लेंथ कितना आता a-1 का होल स्क्वायर, बात कम करो, b-3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा, और ये लेंथ कितना आएगा 10 और 2 का डिफरेंस 8, 8 का स्क्वायर 64, 5-1 का डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर 36, 10 आता। बोलो समय ये एक इक्वेशन आई है, ए और बी कितने वेरिएबल है 2, तो मैं ए और बी को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होगी, इक्वेशन कहां से लाऊं? हाँ ये लेंथ तो ये लेंथ भी चाहो तो कैसे कर सकते हो सेम, ये लेंथ तो ये लेंथ अगर सेम करते तो कितना आता a-10 का होल स्क्वायर, और कितना b+1 का होल स्क्वायर, और यहां से कितना था 1, और ये √5, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको सॉल्व करना पड़ता, समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करना गंदा आएगा, माना इसको सॉल्व करना गंदा जाएगा पक्का, ठीक है ना। बिल्कुल तरीका सही है, तरीका गलत नहीं है। और सॉल्व करने के लिए करते क्या वैसे, इसको बताओ, दोनों से स्क्वायरिंग कर दें और दोनों को सेपरेट कर दो। सेपरेट करने से फायदा क्या होगा, देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएंगे, तो ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी ए बी की। जैसे मान लो ए बी, मान लो अगर 2 आता, मान लो अगर ए बी कितना आता 2 आता, तो बी की वैल्यू में 2/a लिख सकता हूं, तो बी की वैल्यू 2/a, भी एक इक्वेशन में छाप दो, बी में क्या बन जाता क्वाड्रेटिक। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, बट समय तब भी वो लंबा आता नहीं आया क्या। दूसरा तरीका सुनने की कोशिश करते हैं, जो अगर ये पैरेललोग्राम है, याद करो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे, मींस इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट इन दोनों का भी होगा, आराम से, इन दोनों का मिड पॉइंट ही इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होते थे ना आपस में, इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट कैसा होगा सेम, और अच्छी बात है मैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल सकता हूं, x1 + x2/2 मतलब कितना 11/2, y1 + y2/2 2/2, बोलो है ना।
पकाया, और इन दोनों का मिड पॉइंट कितना था? a प्लस 2/2, a प्लस 2/2, और ये किसका होगा? 11/2 के होगा 11/2, a कितना आएगा? 11, और y कोऑर्डिनेट b प्लस 5/2, b प्लस 5/2, ये तुम्हारा किसका होगा? 1 के, b तुम्हारा कितना आएगा? माइनस का 3, a कॉमा b तुम्हारा कितना आ गया? 9 कॉमा माइनस का 3। हमने क्या किया? इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला और उसको इससे इक्वेट कर दिया। क्या नहीं आया पूछ लो, जैसे जो नहीं आई पक्का। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या बचा अभी? हाँ क्या? हाँ, है ना, इसने ये नहीं लिखा था, दे उसने लिखा दे मे नॉट बी इन द सेम ऑर्डर। अभी तो सोचो मैंने ऑर्डर ये माना, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी है। हो सकता है ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता और ये डी होता हमारा। हो सकता है ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता, ये डी होता हमारा। तो अब क्वेश्चन पहले तो ये उठता है कि भाई कितने केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे? 1.1,3 है, एक पॉइंट कितना है? 2,5, ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। और एक पॉइंट होता है तुम्हारा कितना? 10,-1। तो क्वेश्चन ये उठता है चौथा वर्टेक्स में कहां कहां ले सकता हूं ताकि एक पैलोग्राम बने। एक तो हमने यहां लेके देख ही लिया, बोलो, एक हमने यहां लेके देख लिया ना, तो ये वाला पैलोग्राम बन गया है ना। इसके अलावा और कहां कहां ले सकते थे? एक तो पॉइंट यहां मैं ले सकता हूं ताकि पैलोग्राम फॉर्म हो जाए, और सोचो कहीं यहां ले लू, सोचो जरा, ये वाला पैलोग्राम बनेगा। तो एक और पैलोग्राम में यहां ले सकता था, और चौथा पॉइंट अगर मैं वहां लेता तो भी एक पैलोग्राम बनता, और कोई जगह। तो एक पैलोग्राम ये वाला बनता। क्या होगा? चौथा वर्टेक्स तुम यहां भी ले सकते हो, यहां भी, और यहां भी। और सही बात है, इस केस में जरा सोचो, हमने जो चौथा वर्टेक्स लिया था वो 2,5 का ऑपोजिट लिया था, 2,5 का क्या लिया था? ऑपोजिट। एक बार सोचो, मैं 1,3 की भी ऑपोजिट ले सकता था। एक बार मैंने 2,5 का ऑपोजिट लिया, एक बार 1,3 के ऑपोजिट भी ले सकता था, और एक बार 10,-1 का ऑपोजिट भी ले सकता था। चौथा वर्टेक्स किसके ऑपोजिट आएगा? तीन ऑप्शन उसके पास, या तो इसके, या तो इसके, या तो इसके। तीन केस क्यों बने? एक बार इसके ऑपोजिट, एक बार इसके ऑपोजिट, एक बार इसके ऑपोजिट। तो एक केस का आंसर हमने निकाल लिया, इसका कितना आया था? 9,-3। इसके वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं? इसके वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करते? सेम प्रोसेस, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, बोलो। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आएगा? 10 और 2 का 6, 5 और -1 का कितना? 2, क्या था? और मिड पॉइंट के लिए मैंने शायद कल कुछ बताया था,
चेंज सेम आता है, या तो तुम वही x1 प्लस x2 बाई 2 करके छाप दो, या 1 से 6 जाने में कितना बढ़ा 5, तो 6 से वापस से 5 बढ़ेगा तो कितना आएगा 11, 3 से 2 एक कम हो गया, 2 से वापस से एक कम होता, है क्या लगे? या तो येलो वर्टेक्स से बता दो कैसे निकालते। अब इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट कैसा आएगा सेम, तो इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे 2 और 1 का 3/2, 5 और 3 का कितना 4, भाई नहीं आ रहा क्या? 10 से 1.5, 10 से 1.5 पहुंच गए, 8.5 कम हो गया, 8.5 कम हो गया, 1.5 से 8.5 और कम करते -7 जाते, 1.5 से 8.5 कम करो, 1.5 से 1.5 घटाओगे 0 पहुंचोगे, 1.5 कम हो गया, 7 और कम करना है -7, ये है ना, -1 से 4 5 बढ़ गया, 5 और बढ़ेगा, से कर लो x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 जैसे मर्जी। मैं 3 वर्टेक्स कौन कौन से आ गए, ये और ये, सही में आया कुछ? क्या नहीं आया पूछ लो, एक ही कंसेप्ट लगा कि दोनों का डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होगा। आगे भाई इधर 3 देखना, पॉइंट कितना 1,3, पॉइंट कितना है 2,5, 3 पॉइंट कितना है 10, -7। सबसे पहले हमें निकालना है, ध्यान देना, हमें सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालना है, तो मैं कह रहा हूं ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, Sorry, हाँ ना, चलिए मानते हैं दोनों वेक्टर सेम है, पक्का। ये वेक्टर कितना आएगा 10 -2 8 आएगा, -1 -5 -6 ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट -1 कितना आना चाहिए 8, तो यहां क्या लिखूं ताकि दिस माइनस दिस 8 आ जाए 9, यहां क्या लिखूं ताकि दिस माइनस दिस -6 आ जाए, यहां क्या लिखो ताकि दिस माइनस दिस -6 आ जाए, सोच लो। मैं आया तेरी कहा नहीं आया, एक और देख लो, एक पैराग्राम वाला बनता,
पैरेललोग्राम यहां बनता ना, अगर पॉइंट यहां लेते तो। अब ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करूं, सोचो। ये वेक्टर और ये वेक्टर सोचो सेम होंगे। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वेक्टर सेम आएंगे ना, नहीं? ये वेक्टर कितना लिखूं, 2 - 1 आई कैप, 5 - 3 2 j कैप। सोच लो वेक्टर कितना आएगा, i प्लस 2j। तो ये वेक्टर भी कितना आएगा, i प्लस 2j। तो दिस माइनस दिस 1 आना चाहिए, तो यहां क्या लिखूं, 11। दिस माइनस दिस 2 आना चाहिए, तो क्या लिखूं, पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्या टेक्निक का, क्यों? तो पॉइंट चाहिए था ना, पॉइंट मिल गया। तुम तो पॉइंट निकालने का था ना भाई, आया नहीं आया, ठीक है। भी ठीक है, वेक्टर तरीके से मैं 2 opposite vertices of a square are 3, -1 and 5, 5. And vertices of other two diagonals. And vertices of other two diagonals. अदर डायगोनल होगा ना, समझ में आया, 3, -1 और 5, 5। एक स्क्वायर है, इसके डायगोनली ऑपोजिट वर्टाइसिस अपन को गिवन है, हमें बाकी दो वर्टाइसिस फाइंड करने, ठीक है। ठीक है, क्या अप्रोच करो बताओ। डायगोनल बराबर होंगे और साइड लेंथ बराबर होंगे, तो सही बात है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट कितना होता, a, b होता, तो एक कंडीशन में लगा सकता हूं क्या, देखो इस बार हमें ये कोऑर्डिनेट भी नहीं पता, तो मुझे ये लेंथ भी नहीं पता। हाँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लेंथ तो ये लेंथ कैसा होगा, सेम। ये दोनों लेंथ कैसे होते, सेम। ये दोनों लेंथ अगर सेम होंगे तो कंडीशन लगा दो, ये लेंथ कितना आएगा, ये लेंथ कितना आएगा, a - 3 का होल स्क्वायर प्लस b + 1 का होल स्क्वायर, b + 1 का होल स्क्वायर। ये लेंथ कितना आएगा, a - 5 का होल स्क्वायर प्लस b - 5 का होल स्क्वायर।
2 से स्क्वायरिंग कर दूं, और करना अच्छे से, 2 से स्क्वायरिंग कर दे तो जो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। यहां से कितना बचता, माइनस का 6a प्लस का 2b, 9 और 1 10। जिला में क्या करना, यहां से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट चुके हैं, यहां से कितना था माइनस का 10a, यहां से माइनस का 10b, 25 और 25 50। बोलो है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद ए और बी में जो पहली इक्वेशन हमें मिली, ए और बी में जो पहली इक्वेशन मिली, माइनस 10a को वहां भेज दूं, बोलो 4a माइनस 10b को वहां भेज दूं तो कितना 12b, सही ना। 10 को यहां भेज दूं, 50 माइनस 10 कितना आएगा 40, 4 से डिवाइड दे दें तो a प्लस का 3b इक्वल टू कितना 10। ये हमें पहली इक्वेशन मिली। ऑब्वियसली ए और बी में दो वेरिएबल है, तो अपन को दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन कहां से लाऊं, क्या क्या पॉइंट, तुमने मान लो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल भी लिया, चलो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 5 और माइनस 1 का 4 2। हाँ तो क्या, अब क्या करोगे, अब ये पॉइंट भी तो नहीं पता। अब इसके लिए तुम अगर नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे सी और डी तो दो इक्वेशन और बढ़ जाएंगी, जाएंगे का क्या, बिल्कुल सही का। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि ये लेंथ तो ये लेंथ तुम्हारा कैसा होगा सेम, अभी हमने ये दोनों लेंथ सेम किए थे, बट ये दोनों लेंथ तो रोम्बस में भी सेम होते हैं, तो स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या रहेगा, तो हम क्या करेंगे ये लेंथ और ये लेंथ भी सेम कर दें, और हम इनडायरेक्टली क्या करें दोनों के डायगोनल के लेंथ भी कैसे कर रहे हैं इक्वेट कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे, ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाए सेम, तो आया ये पॉइंट कितना है 4,2, तो ये लेंथ कितना आएगा 4 और 1 का 1, 2 और 5 का 3 तो √10, मीन्स ये लेंथ भी तुम्हारा कितना आएगा √10। तो इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस 4,2 से, तो 4,2 से डिस्टेंस कैसे लिखो बताओ, a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा √10, बोलो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 8a माइनस का 4b, 16 और 2 18, 18 माइनस 10 8, ये तुम्हारी आएगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, वैसे मुझे खुलना नहीं चाहिए था। दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स क्या सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैसे करेंगे, सिंपली एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल के छाप दो। यहां पे देखो a की वैल्यू में 10 माइनस 3b छाप सकता हूं, a की वैल्यू क्या रख दो 10 माइनस का 3b और इस इक्वेशन में छाप दे, बोलो। तो a की वैल्यू यहां मैं 10 माइनस 3b छाप रहा हूं, 10 माइनस का 3b माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दोनों साइड 10, ये कितना आएगा 6 माइनस 3b, 6 माइनस 3b का होल स्क्वायर तो 36 प्लस 9b का होल स्क्वायर, 3 का 18 और 2 36 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4b प्लस 4, यहां से कितना था 10b का स्क्वायर माइनस 36 माइनस 4 माइनस का 40b, 36 4 40 और 10 30, बोलो। तो बी स्क्वायर माइनस का 2b प्लस का 3 4 भी आएगा ना, सॉरी माइनस 4b प्लस का 3 इक्वल टू कितना 0, तो b की दो वैल्यू निकल के आ गई 1 और कितना 3। कुछ तो बोल दो।
और बी जब 1 होगा, ध्यान देना, बी जब 1 होगा, बी 1 रखो, ए कितना आएगा 7, ए कितना आएगा 7। बी जब 3 होगा, बी जब 3 होगा तो ए कितना होगा 1। तो मैं, तो तुम्हें 2 पॉइंट मिल गए, एक 7,1 एंड एक 1,3। तो 2 पॉइंट चाहिए थे ना अपन को, चले दोनों पॉइंट कैसे मिल गए इससे, अपन ने तो इसके लिए लगाया था। तो जो हमने कंडीशन क्या लगाई थी, हमने कंडीशन लगाई थी कि एक ऐसा पॉइंट जिसका इन दोनों से डिस्टेंस कैसा हो सेम, एक ऐसा पॉइंट जिसका इन दोनों से डिस्टेंस कैसा हो सेम, और इसका, इस पॉइंट का मिड पॉइंट से डिस्टेंस √10 हो, इस पॉइंट का मिड पॉइंट से डिस्टेंस √10 हो, तो वो सारे पॉइंट मैथमेटिकली हमें मिल जाएंगे। तो ये और ये दोनों ही पॉइंट इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, ये दोनों ही पॉइंट इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैथमेटिकली जितने भी ऐसे पॉइंट्स होंगे जो ये कंडीशन और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे मिल जाएंगे। तो एक ये था और एक ये था, क्या गड़बड़ कर दिएगा ना, अरे यार ऐसा मत बोलो, कहाँ पे, यहाँ पे, अरे यार 16,420 होता, पॉइंट इतने अच्छे आ गए थे यार, आसान हो गया। हाँ वैसे जरूरत नहीं पड़ी उसकी, मैंने इसको यूज ही नहीं किया ना, मैंने तो इसमें छापा ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ी ना, मैंने छापा तो इसी में ना फाइनली। शांत जाओ, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सिंपल है, तुम्हें बस वेरिएबल्स मानना आना चाहिए, और जो जो कंडीशन तुम्हें पता है सब लगाते चलो, और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है। आगे चले, हटा दो इसको, छोड़ाना, छोड़ा दो बीच वाले को, हटा दो क्या, आगे चले, आगे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल
इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, बात कम करो। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशंस कैसे लिखते थे? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनका कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स होगा? उनका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होगा कि वाई कोऑर्डिनेट फिक्स होगा? उनका वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा? फिक्स। तो इन सब का वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है या कांस्टेंट है? इन सब पॉइंट्स के ऊपर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन क्या आती है? y इक्वल टू के। हमारा मैं क्या कर रहा हूं, और ऑब्वियसली किस पॉइंट से पास करेगा? 0, k से आ रहा है ना। जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे इनकी इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, y इक्वल टू के टाइप की। और इनका स्लोप कितना होगा? स्लोप कितना होगा? 0। ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 0 डिग्री। ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 0 डिग्री। तो वर्टिकल लाइन, किसी भी वर्टिकल लाइन में कौन सा कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट होगा? तो इन सबका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा ना, सबका सोच लो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम है। तो इसकी इक्वेशन कैसे आती है? x इक्वल टू के। अपन वर्टिकल एसिम्पटोट बनाते थे, x इक्वल टू वाली लाइन, x इक्वल टू -1 वाली लाइन, वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? x इक्वल टू के फॉर्म की। चलो है ना। ऑब्वियसली किस पॉइंट से पास करेगा ये? के कॉमा, कहाँ है ना भाई? फाइन, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाउंड बाय find area of rectangle formed by these four lines. Find area of rectangle formed by these four lines. कैसे अप्रोच करोगे? ठीक है, बेहतर होगा फिगर बनाओ। बताओ y इक्वल टू 3 लाइन कहां होगा? जिनका y कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा होगा? 3। जिनका y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा? 3। ऊपर होगा, क्या तो नहीं आता? y इक्वल टू -2 लाइन कहां बनेगा? नीचे। x इक्वल टू 5 लाइन कैसे बनेगा? x इक्वल टू 5 लाइन वर्टिकल, x इक्वल टू k टाइप की लाइन कैसे बनती है? वर्टिकल। और वो सारे जिनके x कोऑर्डिनेट कितना हो? 5। जिनका x कोऑर्डिनेट कितना हो? 5। और x इक्वल टू -3 इधर। तो रेक्टेंगल कौन सा बना? ये वाला। आ रहा ही नहीं आ रहा। इस रेक्टेंगल का एरिया, ये 3 और ये 2, तो ये लेंथ कितना आएगा? ये लेंथ कितना आएगा? 3 ऊपर 2 नीचे, 5 आएगा ना। ये लेंथ कितना आएगा? देखो 5 इधर 3 इधर, 5 इधर 3 इधर, तो टोटल लेंथ कितना आएगा? 8। एरिया कितना आएगा? एरिया कितना आएगा? 40।
अंत जाओ। ये आ रहा है नहीं आ रहा? मान लो किसी ने पूछा होता, फाइंड सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ रेक्टेंगल ABCD, फाइंड सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ रेक्टेंगल ABCD। इस ABCD को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर कहाँ आएगा? इस रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर कहाँ आएगा? तो सोचो, अगर कोई रेक्टेंगल अगर ये, तो इसको सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल का सेंटर क्या डायगोनल का मिड पॉइंट होगा? क्यों? हाँ, ऐसा क्यों लेकिन? तुम कह रहे हो कि इस ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट होगा वही तुम्हारा सर्कल का सेंटर होगा। हाँ, क्या ये सर्कल का डायमीटर है? कैसे पता? बिल्कुल, ये एंगल तुम्हारा क्या है? 90। याद करो, डायमीटर ऑफ द सर्कल सबटेंड्स 90 डिग्री एट सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। अरे किसी भी सर्कल का डायमीटर अगर हम लेते हैं तो वो सर्कम्फरेंस पर कितना एंगल सबटेंड करता है? 90। यहाँ पर ये जो लाइन है इससे 90 डिग्री एंगल सबटेंड किया यहाँ पे, इस पक्का ये तुम्हारा कैसा रहा होगा? डायमीटर। और अगर ये डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट ही सेंटर होगा। तो किसी भी एक का मिड पॉइंट ले लें, बोलो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स में 5 गए, वाई में कितना गए? 3। पॉइंट कितना होगा? 5,3। ये पॉइंट एक्स में कितना गए? -3। वाई में कितना? -2। पॉइंट कितना होगा? -3 कितना? -2। मिलता है ना? -3 -2। तो इनका मिड पॉइंट 5 और -3 का 1, 5 और -3 का कितना? 1, बोलो। और 3 और -2 का कितना? 1/2। तो सेंटर कितना आएगा? 1,1/2। बोलो कुछ आया? चलो कितना? चलो होमवर्क देना, देना। स्टीवन पूरी कर लेना, तो नहीं कर पाओगे अभी। और उसके पहले के सारे इलिस्ट्रेशन एक्सरसाइज कर लेना है ना? स्टीवन और उसके पहले के सारे इलिस्ट्रेशन एक्सरसाइज है ना? चलोगे ना?
ठीक है, चलो मिलते अपन है ना।